नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम हिंदी साहित्य के PYQs को देखेंगे और उसके कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन को। देखिए, इस दुविधा में कि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, इस चक्कर में हमने बहुत दिन जो है ऐसे ही बेकार कर दिए। जो हमारा जो एग्ज़ाम का मतलब जो माइंडसेट बना हुआ था वह हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका था और हमने तैयारी भी अच्छी नहीं की। तो चलिए, अब हमारे पास 25 दिन का समय है। 26 अगस्त को हिंदी साहित्य का जो है एग्ज़ाम होगा। आपका जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, ये जो वीडियोज़ हैं जितने भी PYQs क्वेश्चन के जो डिटेल्स आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप मुझे बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होंगे बाद में जब आप एग्ज़ाम दे के आएँगे। तो चलिए हम उन PYQs को करते हैं जो कि मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखना शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है। डैश की श्रीपद बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, किस रचना से पूछी गई है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, आपके पास जो ऑप्शन है वह क्या है। ऑप्शन है उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि मतलब ये जो अंजो दीदी का जो संवाद है, डायलॉग है, किसका डायलॉग है। तो श्रीपद का है या इंद्र नारायण का है या नज़ीर का है या नीरज का है। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना, श्रीपद का है। अगर आपने पढ़ा होगा अंजो दीदी नाटक तो आपको पता होगा ये जो कथन है श्रीपद कहता है। देखिए क्या है। श्रीपद अंजो दीदी का 27-28 वर्षीय भाई है। और देखिए क्या है, अंजो दीदी जो नाटक है ना, उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है। 1955 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके जो प्रमुख पात्र हैं, अंजलि है, जिनको हम अंजो दीदी के नाम से जानते हैं, और उनकी उम्र जो है 30 साल है। ठीक है। इंद्र नारायण जो है अंजो दीदी के पति हैं। अनीता जो है अंजो दीदी की सहेली है। नीरज जो है अंजो दीदी का पुत्र है जो कि 11 वर्ष का है। मुन्नी जो है नौकरानी है जो कि 25 वर्ष की है। और जो श्रीपद जो है उनका भाई अंजो दीदी का। तो देखिए, पात्रों से जो मिलान वाले प्रश्न बनते हैं वह बनाए जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए। और प्रश्न जो है इस प्रकार का बन चुका है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। देखिए क्या है, अंजो दीदी जो नाटक है ना, उसका जो विषय है वह क्या है। इस नाटक में अंजो दीदी या अंजलि के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधों के साथ व्यक्त की पाबंदी वर्णित की गई है। मतलब ये दिखाया गया है कि जब कोई भी मतलब कोई ज़्यादा सख्त हो जाता है किसी चीज़ के लिए, जैसे कि जो अंजो दीदी है जिनको हम अंजलि भी कहते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल लेडी है और उनके पंक्चुअलिटी के कारण ही जो उनके रिश्ते जो हैं किस प्रकार से ख़राब हो रहे हैं। तो इसको इस नाटक में दिखाया गया है। तो यही है इस नाटक का विषय कि मतलब रिश्तों में जो गांठ पड़ती है वह किस कारण पड़ती है। छोटे छोटे कारणों से जो है रिश्ते आजकल के ख़राब हो रहे हैं। तो यही दिखाने की कोशिश की गई है इस नाटक में। और देखिए क्या है, जो प्रश्न दूसरा है, उपेंद्रनाथ अश्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, लक्ष्मी का स्वागत 1935 ईस्वी का इनका नाटक है। स्वर्ग की झलक 1940 ईस्वी का नाटक है। छठा बेटा 1940 ईस्वी का नाटक है। जय पराजय 1937 ईस्वी का नाटक है। ये सारे इनके प्रमुख नाटक हैं। और उपेंद्रनाथ अश्क जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आधुनिक नाटकों को मतलब एक नया विषय, एक नए मार्गदर्शन के साथ इन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। वहीं देखिए क्या है, दूसरी स्टेटमेंट अगर हम देखें, दूसरा प्रश्न आ गया, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ ना जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में
किसके द्वारा कहा गया है। तो ये जो कथन है बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है, तो ये पूछा जा सकता है। तो 1 मिनट। तो ऑप्शंस जो हैं वे देखिए वे कौन कौन से ऑप्शन है। तो ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है कर्मवीर ने कहा है, सत्यवीर ने कहा है, या दुर्जन सिंह ने कहा है, या सिपाही ने कहा है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा सत्यवीर का कथन है ये। और ये कथन जो है आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कथनों को ध्यान से आप देखिए और कथनों को मतलब ध्यान रखिए कि किसके कथन हैं और किससे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए जो बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। नाटक है विधा में लिखा गया है 1974 ईस्वी। 1974 ईस्वी का ये जो नाटक है इसका प्रकाशन वर्ष है। और देखिए क्या है, नट और नटी भिस्ती है इसमें। और वहीं देखिए दुर्जन सिंह है, कर्मवीर सिंह है, सत्यवीर सिंह है, विपत्ति है, एक गरीब स्त्री जिसकी बकरी चोरी होती है। तो देखिए जो इसकी मेन नायिका है वह है विपत्ति जिसकी बकरी चोरी होती है। सिपाही है, काका काकी, ये सारे के सारे इसके मुख्य पात्र हैं। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। इस नाटक का जो विषय है वह क्या है, आधुनिक राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा नेताओं द्वारा गांधी के विचारों की बार बार की जा रही हत्या का चित्रण बकरी के माध्यम से दिखाया गया। बकरी जो है गरीब जनता का प्रतीक है। तो बकरी के बारे में पूछा जाता है किस प्रकार का नाटक है, प्रतीकात्मक नाटक है। और बकरी जो है गरीब जनता का प्रतीक है। वहीं देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ। 1983 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ये तीसरा शतक के कवि माने जाते हैं। नाटक इनकी देखिए कौन कौन से हैं, लड़ाई 1979 ईस्वी की रचना है। अब गरीबी हटाओ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलते हैं। काव्य रचनाएं अगर हम देखें तो काट की घंटियाँ 1959 ईस्वी की रचना है। बांस का पुल 1963 ईस्वी की रचना है। एक सूनी नाव 1966 ईस्वी की रचना है। कुआनो नदी 1973 ईस्वी की रचना है। तो देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो बकरी नाटक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है जो बकरी है वह किस चीज़ का प्रतीक है, तो गरीब जनता का प्रतीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से जो प्रश्न है इसी नाटक से बनते हैं सबसे ज़्यादा। प्रश्न देखिए तीसरा आ गया, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। ये कथन किसने किसके बारे में कहा है। तो ये जो कथन है आपने पढ़ा होगा तो बता सकते हैं कि शरद चंद्र ने निर्दा के बारे में कहा है, तुलसीराम ने गोकुल भैया के बारे में कहा है, या शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है, या हरिवंश राय ने श्यामा के बारे में कहा है। तो ये जो कथन है ना शिवरानी देवी का कथन है जो कि प्रेमचंद के बारे में कहते हैं। देखिए हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। क्यों? क्योंकि शिवरानी देवी भी बाद में लेखिका हो गई और प्रेमचंद शुरू से ही लेखनी में लगे हुए थे। तो ये कथन उन्होंने अपनी रचना जो उन्होंने लिखी है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी उसमें ये कथन कहा है। और देखिए इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, प्रेमचंद घर में जो रचना है शिवरानी देवी की रचना है और इसी में ये कथन हमें देखने को मिलता है। जीवनी विधा की रचना है 1944 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। शिवरानी प्रेमचंद जी की पत्नी थी और उन्होंने प्रेमचंद के जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो शिवरानी जो है प्रेमचंद की दूसरी पत्नी थी। इससे पहले जो उनकी पत्नी थी वह उनसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी उम्र की थी और उनकी मृत्यु हो जाती है। और शिवरानी से जब इनकी शादी हुई प्रेमचंद की, तो शिवरानी जो थी प्रेमचंद से बहुत ही छोटी उम्र की थी एक तरह से, फिर भी इनकी शादी हो जाती है। बेमेल विवाह का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें उस समय भी देखने को मिलता है। देखिए जो सवाल है चौथा आ गया, मैं अब परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का अभ्यास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। तो उपयुक्त कथन जो है किस पुस्तक से है ये बताना है आपको। जामुन का पेड़, या जो दूसरा है आप खुदरी, या माटी की मूर्ति, या प्रेमचंद घर में। तो ये जो उत्तर होगा इसका सही आप खुदरी।
आप हुदरी जो रचना है किसकी रचना है? रमणिका गुप्ता की रचना है। आत्मकथा फॉर्म में लिखी गई है, मतलब आत्मकथा विधा में लिखी गई है। 2016 में इसका प्रकाशन हुआ है। और देखिए आप हुदरी जो रमणिका गुप्ता की रचना है, इससे प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा बनाए जा चुके हैं। यह इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। स्त्री जीवन की समस्याओं का चित्रण किया गया है। आत्मकथा का पहला भाग है हादसे, 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आप हुदरी जो है दूसरा भाग है। वहीं देखिए रमणिका गुप्ता का जो जन्म है 1930 में हुआ था, 2019 में इनका निधन हुआ। आदिवासी विमर्श की रचनाएं इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। आदिवासी शौर्य एवं विद्रोह, आदिवासी साहित्य यात्रा, आदिवासी कौन, और आदिवासी अस्मिता का संकट, आदिवासी लेखन एक उभरती चेतना, और 2013 ईस्वी की। और देखिए क्या उपन्यास अगर हम देखें तो सीता मौसी। आत्मकथा देखें तो आप हुदरी 2015 की है, हादसे 2005 की है। तो यह रमणिका गुप्ता की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। जामुन का पेड़ कृष्ण चंदन की रचना है। कहानी विधा की रचना है, और इसका जो विषय है ना व्यंग है, एक तरह से कहानी के माध्यम से व्यंग किया गया है राजतंत्र पे, एक तरह से जो सरकारी मतलब काम करने की जो प्रणाली है उस पर व्यंग किया गया। देखिए क्या है, हास्य व्यंग्यात्मक रचना है। सरकारी विभाग की जीवन शैली और भ्रष्टाचारी तंत्र का चित्रण किया गया है। माटी की मूर्तें जो रचना है वो किसकी रचना है? 1946 में इसका प्रकाशन हुआ है। रेखा चित्र संकलन है जिसमें 12 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है। माटी की मूर्तें तो रामकृष्ण वेनीपुरी इनकी रचना है। रामवृक्ष वेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें। देखिए क्या 12 रेखा चित्रों का संकलन है। और कौन कौन से रेखा चित्र इसके अंतर्गत संकलित किए गए हैं? रजिया किए गए हैं, बलदेव सिंह किए गए हैं, सरजू भैया किए गए हैं, मंगर किए गए हैं, रूपा की आजी, देव किए गए हैं, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खान और बुधिया, ये सारे इसके अंतर्गत संकलित किए गए हैं। प्रेमचंद घर में जीवनी विधा की रचना है। 1944 में इसका प्रकाशन हुआ। शिवरानी देवी ने इसको लिखा है। तो ये हमने ऊपर देख लिया है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। कृष्णचंदन, देखिए कृष्णचंदन जो है इनका जन्म 23 नवंबर 1914 ईस्वी को हुआ। ठीक है, इनकी अगर हम रचनाएं देखें तो एक गधे की आत्मकथा, यह इनकी रचना है। एक वायलिन समुंदर के किनारे, एक गधा नेफा में, तूफान की कलियां, आसमान रोशन है, हम बहसी हैं, कार्निवाल, एक गधे की वापसी, गद्दार आदि। देखिए कृष्णचंदन ने गधे के ऊपर ज़्यादा रचनाएं लिखी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो गधों के ऊपर जब भी आए तो कृष्णचंदन को टिक लगाओ और नंबर पाओ, इस तरह से हो सकता है। देखिए सम्मान जो मिला है कृष्णचंदन को, कौन कौन से सम्मान मिले, पुरस्कार मिले। तो कृष्णचंदन जी को साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1961 में पद्म भूषण को से सम्मानित किया गया था। और रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में हुआ। 1968 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अगर हम इनकी रेखा चित्र को देखें तो गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी की रचना है। लाल तारा 1938 ईस्वी की रचना है। मील के पत्थर इनकी रचना है। और हरिशंकर परसाई की अगर हम बात करें तो 1924 में हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ। 1995 में इनका निधन हुआ। कहानी संग्रह अगर हम इनके देखें तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिल फिरे, भोला राम का जीव। भोला राम का जीव जो है व्यंग किया गया है सरकारी तंत्र पे। और भोला राम का जीव जो है नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो भोला राम का जीव पूछा जाता है किसकी रचना है, तो हरिशंकर परसाई की रचना है। दो नाक वाले लोग आदि इन्हीं की प्रमुख रचनाएं हैं। चम्मा पात्र का निम्नलिखित में से किसकी जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? चम्मा जो पात्र है किसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? शरद चंद्र के जीवन में, हरिवंश राय बच्चन के जीवन में, मन्नू भंडारी या रमणिका गुप्ता। तो देखिए ये जो पात्र है ना, ये पात्र चम्मा पात्र हरिवंश राय बच्चन के जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो महत्वपूर्ण स्थान किसमें? हरिवंश राय बच्चन के जीवन में रहा है। हरिवंश राय बच्चन कौन है?
हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के पिता हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इनको हालावादी कवि भी कहा जाता है। इन्होंने मधुशाला लिखा, मधुबाला लिखा, निशा निमंत्रण, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो कि हाला मतलब शराब से संबंधित है। लेकिन ये खुद शराब का सेवन नहीं किया करते थे और शराब और शराबियों के बारे में जितनी मार्मिक कविताएं इन्होंने लिखी है शायद ही हमें दूसरी जगह देखने को ऐसी कविताएं मिलेंगी। और देखिए क्या है, हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 1907 में हुआ, 2003 में इनका निधन हुआ। हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मधुशाला 1935 ईस्वी की रचना है और इनकी बहुत बहुचर्चित रचनाओं में से एक है मधुशाला 1935 ईस्वी। मधुबाला 1936 ईस्वी की है। मधु कलश 1937 ईस्वी की है। आत्म परिचय 1937 ईस्वी की रचना है। निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी की रचना है। एकांत संगीत 1939 ईस्वी की रचना है और सतरंगनी 1945 ईस्वी की इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आधुनिक भावबोधों को लेते हुए इन्होंने आधुनिक समाज में बहुत ही ज़्यादा अच्छी कविताएं, अच्छी रचनाओं को इन्होंने एक तरह से रचा है। देखिए शरत चंद्र का जन्म 1876 में हुआ, 1938 में इनका निधन हो गया। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार थे। वे बंगाल के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। और देखिए क्या है, उनकी अधिकांश कृतियों में गांव के लोगों की जीवन शैली, उनके संघर्ष एवं उनके द्वारा झेले गए संकटों का वर्णन है। इनकी रचनाओं में तत्कालीन बांग्ला के सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। उस समय जो बांग्ला समाज में जो चीज़ें व्याप्त थी वह सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनके साहित्य में हमें देखने को मिलती है। अगर हम इनकी बात करें रचनाओं की तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बड़ दीदी 1913 ईस्वी की रचना है। बिराजबो 1914 ईस्वी की रचना है। परिनीता 1914 ईस्वी की रचना है। बैकुंठेर उइल 1915 ईस्वी की रचना है। पल्ली समाज 1916 ईस्वी की प्रमुख रचना हमें देखने को मिलती है। देखिए मन्नू भंडारी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाकार, साहित्यकार के रूप में हमें देखने को मिलती है क्योंकि मन्नू भंडारी जिस प्रकार की रचनाएं अपने समय में करती हैं शायद ही कोई दूसरी स्त्री उस प्रकार की रचनाएं करने में सक्षम हो उस समय। देखिए क्या है, मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ, 2021 में इनका निधन हुआ। मन्नू भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं अध्यापिका थी। देखिए प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी है, मैं हार गई 1957 ईस्वी की रचना है। मैं हार गई, यही सच है 1966 ईस्वी की रचना है। एक प्लेट सैलाब 1962 ईस्वी की रचना है। तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी की रचना है। आंखों देखा झूठ 1976 ईस्वी की रचना है। त्रिशंकु 1978 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मन्नू भंडारी की। रमणिका गुप्ता के बारे में हमने देखा था, 1930 में इनका जन्म हुआ, 2019 में इनका निधन हो गया। उपन्यास इनका है सीता मौसी। आत्मकथा हमने इनकी देखी। इनकी आत्मकथा दो भागों में है। पहला है हादसे 2005 का और आप हुदरी 2015। तो ये दोनों इनके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आत्मकथा लिखी है तो रमणिका गुप्ता, आप हुदरी 2015। वहीं देखिए अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये जो कथन है पूछा जाता है रमणिका गुप्ता के या कृष्ण चंदन या मन्नू भंडारी या हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा मन्नू भंडारी। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने मन्नू भंडारी के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मन्नू भंडारी 1931 में इनका जन्म हुआ, 2021 में इनका निधन हो गया। और अभी हमने इनके बारे में देखा था, इनकी सभी रचनाओं को भी देखा था। तो अगर आपको फिर से देखना है तो पॉज करके आप इनकी रचनाओं को पढ़ सकते हैं। बाकी PDF जो है इसकी प्रोवाइड की गई है टेलीग्राम चैनल पे, आप इसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छा रूप दे सकते हैं क्योंकि मैंने वहाँ पे ढेर सारा कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रखा है। देखिए
हरिवंश राय बच्चन के बारे में भी हमने अभी ऊपर देखा था, तो वही सारी चीज़ें जो हैं रिपीट हो गई हैं, तो उनको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और फिर हम दूसरे को देखेंगे। देखिए ये कथन, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ वह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? तो देखिए किस निबंध से लिया गया है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस निबंध का है, सिर्फ शंभू के चिट्ठे का है, या मजदूर और प्रेम का है, या उठ जाग मुसाफिर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति जो है भारत उन्नति कैसे हो सकती है इससे उद्धृत है, और ये जो रचना है भारत उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, निबंध विधा की रचना है, और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया भाषण था। एक मेले में भाषण दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है और इसको निबंध के रूप में हम जानते हैं। वहीं देखिए क्या है, यह भाषण बलिया जिले 1884 ईस्वी में दिया गया था। उस समय रॉबर्ट साहब बहादुर बलिया जिले के कलेक्टर थे। इस निबंध में भारतेंदु ने भारतीय के आलसी होने पर व्यंग किया है, और इस निबंध में अंग्रेजों के परिश्रम के प्रति आदर भाव भी व्यक्त किया गया है। भारतेंदु ने भारतीय लोगों को रेल की गाड़ी कहा है। भारत भाषण में ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग किया गया है। तो देखिए ये सारी बातें जो हैं इस निबंध में हमें देखने को मिलती है। बलिया में ये भाषण दिया गया था और भारतेंदु का ये निबंध हमें देखने को मिलता है। तो देखिए भारतीयों को केवल रेलगाड़ी की तरह बताया गया कि जो भारतीय लोग हैं वो एक रेलगाड़ी की तरह जो कि बस लगे हुए हैं और कुछ भी अपने देश के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये बात जो है इसमें बताई गई है। वही देखिए भारतेंदु ने भारतीय समाज की रूढ़ियाँ और गलत जीवन शैली पर प्रहार किया है। जनसंख्या नियंत्रण क्षेत्र की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना है। लेखक ने हमारे देश में निकम्मा रहने को अमीरी का सूचक बताया है। भारतेंदु ने देश की उन्नति के लिए निम्न आय बताया है: जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, नागरिकों की कर्मठता और आपसी एकता और भाईचारा। तो ये सारी बातें जो हैं बताई गई है भारतेंदु के द्वारा कि क्या क्या चीज़ें की जाए तो ठीक हो सकती है। और देखिए क्या है, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम जो है इसमें बताया गया है। तो रचनाकार इसके जो है अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, मजदूरी और प्रेम के। और निबंध में निम्न वर्ग के लोगों के जीवन तथ्यों को उजागर किया गया। मजदूरी और प्रेम जो रचना है किसका है, अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है मजदूरी और प्रेम। तो ये आपको पता होना चाहिए, मजदूरी और प्रेम जो है अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। निबंध में निम्न वर्ग के लोगों के जीवन तथ्यों को उजागर किया गया है। निबंध के उपशीर्षक हैं हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला आदि। तो ये सारी जो रचनाएं हैं किसकी रचना है, सिर्फ शंभू की रचना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी वो हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए कौन कौन से शीर्षक है: हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला आदि। तो शिव शंभू। ठीक है, अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है ये। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। निबंध में निम्नलिखित वर्गों के जीवन तथ्यों को उजागर किया गया है। अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है मजदूरी और प्रेम। अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है, अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। निबंध में निम्न वर्गों के लोगों के जीवन तथ्यों को उजागर किया गया है। निबंध के उपशीर्षक हैं हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी,
मजूरी और कला आदि। वही देखिए शिव शंभू के चिट्ठे की अगर हम बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू का जो चिट्ठा है ना बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। एक मिनट, हाँ, शिव शंभू का जो चिट्ठा है बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, निबंध विधा की रचना है। और देखिए क्या है, प्रकाशन वर्ष जो है 1903 में इसका प्रकाशन किया गया है। 1905 ईस्वी में मध्य 1903 से 1905 के मध्य इसका प्रकाशन किया गया है। ये चिट्ठे भारत मित्र पत्र में प्रकाशित हुए थे, भारत मित्र पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुए थे। और इसका जो विषय था, देखिए विषय क्या है, यह लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया है और इसमें भारतीयों की राजनीतिक व्यवस्था को दिखाया गया है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था की आलोचना की गई है। और देखिए क्या है, इस निबंध प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है, इसे निबंध प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है, ठीक है। इसकी शुरुआत स्वप्न के जरिए होती है। इसमें उस समय के कलकत्ता में हो रहे शासन का वर्णन किया गया है। उठ जाग मुसाफिर, देखिए क्या उठ जाग मुसाफिर जो रचनाकार है विवेकी राय की रचना है उठ जाग मुसाफिर, ठीक है। उठ जाग मुसाफिर रचनाकार कौन है, विवेकी राय है। विधा क्या है, निबंध है। विषय क्या लिखा है, इस निबंध में गाँव में शहरी संस्कृति के अनुचित हस्तक्षेप को लेकर लेखक की व्यथित चित्रित की गई है। और देखिए क्या है, गांव के आर्थिक विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन दिखाया गया है। तो ये जो है इस रचना में दिखाया गया है, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर। तो ये आपको पता होना चाहिए किसकी रचना है उठ जाग मुसाफिर, तो विवेकी राय की रचना है, निबंध विधा की रचना है। इस निबंध में गाँव में शहरी संस्कृति के अनुचित हस्तक्षेप को लेकर लेखक की व्यथित चित्रित की गई है, ठीक है। गांव के आर्थिक विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिखाई गई है। वहीं देखिए सरदार पूर्ण सिंह की अगर हम बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में हुआ, 1931 में इनका निधन हो गया। तो देखिए द्विवेदी युगीन मुख्य निबंधकार माने जाते हैं। अगर हम इनके निबंधों की बात करें तो आचरण की सभ्यता, आचरण की जो सभ्यता है इन्हीं का निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। तो देखिए सच्ची वीरता भी इन्हीं का निबंध है। पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि, वॉल्ट हिटमैन, यह भी सरदार पूर्ण सिंह की ही रचना है। तो सरदार पूर्ण सिंह, इनसे जो है कई बार प्रश्न बनाए जा चुके हैं और ये वाला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा बनाया जाता है कि जो अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन जो है इसके रचनाकार कौन है, तो सिंपल सी बात है सरदार पूर्ण सिंह इसके रचनाकार हैं। इनका जन्म 1881 में हुआ था, मृत्यु 1931 में। तो 1881 याद रखिए, सरदार पूर्ण सिंह 1881, ठीक है। और इसके रचनाकार जो हैं यही हैं। तो द्विवेदी युगीन मुख्य निबंधकार माने जाते हैं सरदार पूर्ण सिंह। 1881 में इनका जन्म हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए और याद कर लीजिए इसको, तो ठीक है। अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन, सरदार पूर्ण सिंह 1881 और 1931 में मर गए, मतलब 50 साल ये जिए, ठीक है। तो 1881 से 1931 इसको ध्यान रखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है यहीं से बनाया जाएगा। और देखिए दूसरे को देखते हैं, बाल मुकुंद गुप्त की अगर हम बात करें तो 1865 में इनका जन्म हुआ है बाल मुकुंद गुप्त का। 1907 में इनका जो है निधन हो गया। देखिए ये हिंदी के निबंधकार और पत्रकार माने जाते हैं। और क्या है प्रमुख रचनाएं अगर हम इनके देखें तो हरिदास इनकी प्रमुख रचना है, खिलौना इनकी प्रमुख रचना है, खेल तमाशा इनकी प्रमुख रचना है, स्फुट कविता इनकी प्रमुख रचना है, सन्निपात, चिकित्सा आदि इनकी प्रमुख रचना हमें देखने को मिलती है। और देखिए क्या है विवेकी राय की अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम भी विवेक है, तो देखिए विवेकी राय की अगर हम बात करें तो विवेकी राय का जो जन्म है ना 1924 में हुआ, 2016 में इनका निधन हो गया। और अगर हम इनके निबंधों को देखें तो देखिए क्या है, किसानों के देश 1956 ईस्वी का निबंध है, त्रिधारा 1958 ईस्वी का निबंध है, फिर बेतलवा डाल पर 1962 ईस्वी का निबंध है। और देखिए क्या है
आम रास्ता नहीं है, आम रास्ता नहीं है 1988 ईस्वी का निबंध हमें देखने को मिलता है। और देखिए क्या है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगे कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके लालित्य निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो ये जो कथन है ना, ये भी इन्हीं का है। तो ये देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या विवेकी राय या कुबेरनाथ राय। तो इसका जो सही उत्तर होगा, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके लालित्य निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। कथन विवेकी राय निबंधकार का है। विवेकी राय का जन्म 1924 में हुआ, 2016 में इनका निधन हो गया। अगर हम इनके निबंधकारों को देखें तो किसानों के देश 1956 ईस्वी की रचना है, त्रिधारा 1958 ईस्वी की रचना है, फिर बैतलवा डाल पर 1962 ईस्वी की रचना है, आम रास्ता नहीं है 1988 ईस्वी की रचना है, और देखिए क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1907 में, 1979 में इनका निधन हो गया। वही देखिए, हिंदी निबंधकार आलोचक और उपन्यासकार थे। प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो अशोक के फूल 1948 ईस्वी में, कल्पलता 1951 ईस्वी में, और देखिए क्या है, कल्पलता 1951 ईस्वी में, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी में, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी में, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी में, कुटज 1964 ईस्वी में, आलोक पर्व 1972 ईस्वी में, और देखिए क्या है, कुबेरनाथ राय 1933 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। निबंध अगर हम बात करें तो प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी में, रस आखेटक 1970 ईस्वी में, विषाद योग 1973 ईस्वी में, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी में, और देखिए क्या है, पर्ण मुकुट 1978 ईस्वी में, कामधेनु 1980 ईस्वी में, और आगम की नाव 2002 ईस्वी में, आदि। निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी में, और पर्ण मुकुट 1978 ईस्वी में, कामधेनु 1980 ईस्वी में, आगम की नाव 2002 ईस्वी में, आदि। और क्या है, विद्यानिवास मिश्र जो है, जन्म 1905 में, 2005 ईस्वी में निधन हो गया। और देखिए निबंध क्या है, निबंध जो है, चितवन की छा 1973 ईस्वी में, हल्दी दूब 1966 ईस्वी में, और तुम चंदन हम पानी 1976 ईस्वी में, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी में, सैफाली झर रही है 1989 ईस्वी में, और सीरीज की याद आई 1995 ईस्वी